स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहार एग्जाम स्पेशल में। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार दरोगा एडिटोरियल जो वॉल्यूम 2 आया हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। और इससे पहले जो है हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक जो है YouTube चैनल पर करा चुके हैं। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोग इस सेट को पूरा लगाइएगा, उसके लगाने के बाद ही इस सेट को देखिएगा। और सेट लगाने के बाद जितना आपका स्कोर आता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि आम चुनाव 2024 में कुल मतदान कितना प्रतिशत रहा था। जो आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ था उसमें बताना है आपको कुल मतदान जो है प्रतिशत कितना रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 65.79% जो है आपका आम चुनाव 2024 में कुल मतदान पड़ा था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2025 को भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को पहली बार कब लॉन्च किया गया था। आपको बताना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को पहली बार कब लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 फरवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। 19 फरवरी 2015 ईस्वी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को लॉन्च किया गया था, जो कि हाल ही में 2025 में 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेचल रिव्स। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है रेचल रिव्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि जनवरी 2025 में मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। जनवरी 2025 में जो मकर विलक्कू महोत्सव होता है ये आपका कहाँ आयोजन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। इसका राइट आंसर होगा केरला में आपको किया गया है। तो ऑप्शन में किसी में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मकर विलक्कू जो है इनमें से कोई नहीं, यानी कि केरल में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। बजट 2025-26 में जो आया हुआ है बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.16 लाख रुपए जो है 3.16 लाख करोड़ रुपए जो है खर्च करने का बिहार सरकार लक्ष्य रखी है बजट 2025-26 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किस देश के मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। मोहम्मद सलीम ने जो है किस देश के हैं जो कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलिस्तीन के हैं। मोहम्मद सलीम जो है फिलिस्तीन के हैं और ये वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है। जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप किस संगठन से अलग होने की घोषणा किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से आपका अलग होने के लिए घोषणा किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में जो आया है उसके अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी कहाँ दर्ज की गई है। आपको बताना है कि जो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में जारी की गई है उसके अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में देखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में जो है सर्वाधिक कमी देखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। बताएं कि नए ध्वज पर अंकित श्लोक जो है यतो धर्मस्ततो जय किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह अनावरण किया है और बताना है कि नए ध्वज पर जो अंकित श्लोक है यतो धर्मस्ततो जय यह किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाभारत से जो है इसको लिया गया है इस श्लोक को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क को 107वां राष्ट्रीय उद्यान यानी कि 107वां नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा राज्य में है, इसको जो है 107वां राष्ट्रीय उद्यान के दर्जा दिया गया है। तो भारत में वर्तमान में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि ऑपरेशन टिक्का का संबंध जो है किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से है। ऑपरेशन टिक्का जो है इसका संबंध किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। ऑपरेशन टिक्का का संबंध जो है जम्मू कश्मीर से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहे हैं कि विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है। आपको बताना है कि विश्व शिल्प परिषद जो है हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर को जो है विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक परिसर का उद्घाटन जो है 2 सितंबर 2024 को अबू धाबी में किया गया है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसका परिषद जो है इसका उद्घाटन अबू धाबी में 2 सितंबर 2024 इसको किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि किस देश ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद ICC T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष 2024 का 9वां संस्करण जो है खिताब जीता है। आपको बताना है कि किस देश ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का 9वां जो संस्करण हुआ है इसको जीत लिया खिताब। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत जो है इसको जीत लिया है साउथ अफ्रीका को हराकर, और 17 साल बाद जीता है, यानी कि 2007 में जीता था, उसके बाद 2024 में जीता है, और ये संस्करण जो है T20 वर्ल्ड कप का 9वां संस्करण था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि भारत में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 2023 हाल ही में किस तिथि को लागू हुआ है। जो भारत में 3 नए कानून लागू हुए हैं वो आपको बताना है कि किस तिथि को लागू हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2024 ईस्वी को इस तीनों को लागू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजया के रहाटकर जो है अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि नीति आयोग के द्वारा हालिया जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24, SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 में संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। सत्य कथन है कि सही कथन की पहचान करना है। तो देखिए इसमें बिहार शीर्ष पर है, ये कथन गलत है। दिल्ली शीर्ष पर है, ये भी कथन गलत है। गोवा शीर्ष पर है, ये भी कथन गलत है। बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है, ये कथन आपका सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार आपका अंतिम स्थान पर है और जो उड़ीसा राज्य है वो आपका 1 नंबर पर है, शीर्ष पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति प्रदान की गई थी। किस अधिनियम के तहत आपको बताना है कि बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में जो है आपको विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण यह अधिनियम जो है कब लागू हुआ था, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2006 में जो है इसको लागू किया गया था, 2006 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है, मतलब न्यायिक समीक्षा शब्द का जो है आपको मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या होता है न्यायिक समीक्षा शब्द का। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना। न्यायिक समीक्षा का अर्थ होता है कि संसद के द्वारा जो पारित कानून किया जाता है उसको संवैधानिकता जांच करना न्यायिक समीक्षा कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ था। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो आपको बताना है कि उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये जो 61वां संविधान संशोधन है आपका 1989 ईस्वी में हुआ था और 89 में जो प्रधानमंत्री थे आपका राजीव गांधी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा नहीं करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, तो ये आपका मौलिक अधिकार है। बी नंबर बोल रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है कि समानता का अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कि काम पाने का अधिकार, ये जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है। अवशिष्ट शक्ति में जो है कौन सा विषय शामिल है आपको निम्न में से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइबर कानून जो है आपका
अवशिष्ट शक्तियों में शामिल हैं। और जबकि शराब जो है, शराब आपका राज्य सूची में है, और विदेश व्यापार और मुद्रा जो है संघ सूची में दोनों आ जाएगा। और आपका जो है अवशिष्ट शक्ति में साइबर कानून आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहे हैं कि हैदराबाद रियासत से संबंधित राजाकार शब्द का अर्थ क्या है। राजाकार शब्द का जो है अर्थ क्या है, जो कि हैदराबाद रियासत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धसैनिक बल था। हैदराबाद रियासत में जो है राजाकार शब्द का प्रयोग जो है अर्धसैनिक बल के लिए किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्रवाई से संबंधित है। जो स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई की गई थी उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध के लिए अधिकृत है। आपको बताना है कि पंचायतों की संरचना जो है इसके लिए कौन उपबंध करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य की विधानसभा। राज्य की विधानसभा जो है आपकी पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। भारत में जो है निर्धनता रेखा यानी कि गरीबी रेखा का आकलन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NSSO के द्वारा जो है आपका गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है। आपको बताना है कि कोलाइड जो होता है उसका गुण कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोला है कि कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। ये कथन जो है सही है, कोलाइड और निलंबन जो है दोनों विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहे हैं कि कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकते हैं। ये कथन आपका गलत है। जो है कोलाइड जो है इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित करता है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और सी नंबर बोल रहा है कि बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये भी कथन सही है। बाह्य बल लगने पर वे स्थिर नहीं रहते हैं, ये भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि जो है इसमें किस उत्प्रेरक का उपयोग किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेडियम ऑक्साइड का प्रयोग किया है। देखिए आप लोग सोल्यूशन में जो है इसका आंसर दे रहा होगा प्लेटिनम का चूर्ण। तो इसका आंसर जो है प्लेटिनम का चूर्ण भी होता है और वेनेडियम ऑक्साइड भी होता है। ऑप्शन के हिसाब से इसको सॉल्व करना होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोले कि हैलोजन लैंप का तंतु जो है निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। हैलोजन जो लैंप होता है उसमें तंतु जो है किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का बना होता है। हैलोजन लैंप में तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करके निम्न कोड का उपयोग करना है। ठीक है। तो आपका एक तरफ सूची 1 में यंत्र और उपकरण दिया है और दूसरी तरफ दिया है मापन की राशियाँ दिया है, मतलब किस राशि से आपको मापा जाता है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। ए मीटर जो है विद्युत धारा मापता है और हाइग्रोमीटर जो है अपेक्षिक आर्द्रता मापता है और बैरोमीटर जो है आपका दाब मापता है और स्प्रिंग तुला जो है आपका भार मापता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलाने पर आ रहा है 3 4 1 2। 3 4 1 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहे हैं कि एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उसके धूल के कण बाहर निकलना, यह प्रस्तुत उपयुक्त उदाहरण है। मतलब गति, न्यूटन के गति के किस नियम के अनुसार जो है एक लटकते कालीन के डंडे से पीटने पर उसके धूल के कणों का बाहर निकल जाता है, किस नियम के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार जो है ऐसा होता है। न्यूटन के गति का जो पहला नियम है वो आपको बताता है कि कोई भी वस्तु जो है गति में है तो गति में ही रहना चाहती है और विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि कोई जेट विमान किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई जो जेट विमान है वो जो है किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि जब एक धातु के छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है क्यों। आपको बताना है कि धातु के छड़ को गर्म करने पर उसका प्रसार क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनके परमाणुओं के बीच जो है दूरी बढ़ता है, आकार नहीं बढ़ता है, दूरी बढ़ता है, तो इसलिए जो है इसका प्रसार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा जो है क्या होती है। तरंगों के जो अध्यारोपण होती है उसमें तरंग की ऊर्जा क्या होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्वितरित होती है। तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा जो है पुनर्वितरित हो जाती है।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल लेंसों का चश्मा जो है कौन से दृष्टि दोष का निदान करता है। आपको बताना है कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग जो है किस दृष्टि दोष में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबिंदुकता में जो है आपका इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहे हैं कि उच्च प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में जुड़े गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं। उच्च प्रतिरोध वाले में जुड़े होता है श्रेणी क्रम में, उसके गैल्वेनोमीटर क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टमीटर कहते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़ा है लेकिन गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजुआ के कारण होता है। प्रोटोजुआ के कारण जो है कौन सा रोग होता है आपको बताना है, इनमें से कौन सा। तो देखिए आप लोग, निमोनिया जो है आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, सामान्य जुकाम जो है आपका वायरस के कारण होता है, टाइफाइड जो है आपका जीवाणु के कारण होता है यानी कि बैक्टीरिया के कारण, और मलेरिया जो है आपका प्रोटोजुआ के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि पक्षी की हड्डियां कैसी होती हैं। पक्षी की जो हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं। तो देखिए पक्षी की जो हड्डियां हैं आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों होती है, यानी कि हॉलो भी होती है और हड्डियों में हवा भरी भी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोले कि माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, और बैक्टीरिया भी जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसलिए इसमें भी नहीं पाई जाएगी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि समसूत्री विभाजन की किस प्रवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं। जो सूत्री विभाजन होता है उसमें बताना है कि किस अवस्था में गुणसूत्र अपनी जो पहचान खो देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेलोफेज अवस्था जो होता है, यानी कि लास्ट अवस्था जो होती है टेलोफेज, उसमें जो है आपका गुणसूत्र जो है अपनी पहचान खो देता है टेलोफेज अवस्था में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि टेकोफेरॉल मुख्य रूप से संग्रहित होता है। टेकोफेरॉल जो है मुख्य रूप से संग्रहित होता है कहाँ पर। टेकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई जो है आपका कहाँ पर संचित होता है हमारे शरीर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत यानी कि लीवर में जो है विटामिन ई जो है यानी कि टेकोफेरॉल संग्रहित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार मुक्त होती है। जो जल अपघटन प्रक्रिया होती है उसमें ऊर्जा जो है किस रूप में आपको मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपापचयी ऊर्जा के रूप में आपका मुक्त होती है ऊर्जा। जल अपघटन में जो है उपापचयी ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। मानव के द्वारा कभी भी जो है पाचन नहीं होता है किस है कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज जो है, सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का जो है मानव शरीर के द्वारा कभी भी पाचन नहीं हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहे हैं कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं, कैसी लहरें होती हैं। आपको बताना है कि जब किसी तालाब के शांत जल है उसमें अगर पत्थर फेंकेंगे तो जो जल की पृष्ठ पर लहर उठती है, तो आपको बताना है कि कौन सी तरंग होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी कि ऐसे ऐसे आपको जाती है, लंबवत जाती है। ये जो है लंबवत जाने वाली तरंगे जो होती हैं आपका अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न में से किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। थैलेसीमिया जब रोग होता है तो उस रोगी में कौन सा जो है संश्लेषण नहीं होता है शरीर में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन का, यानी कि आरबीसी का जो है आपकी संश्लेषण नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहे कि आहार नली में अंगों के द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आहार नली से कौन सा रस स्रावित होता है जिसमें कि वसा के पाचन में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पित्त रस और अग्नाशयी रस जो है आपका वसा का पाचन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को किस स्वरूप में रखा था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो है शहरों को किस स्वरूप में रखा था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयताकार स्वरूप में रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए थे। गुप्त काल से पहले जो है आपका किस वंश के द्वारा आपको शीशे का सिक्का जो है बड़ी संख्या में जारी किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन वंश के द्वारा जो है, सातवाहनों के द्वारा जो है शीशे के सिक्के जो है बड़ी संख्या में जारी किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि पाटलिपुत्र के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। आपको सही कथन की पहचान करना है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है। चलिए एक नंबर देख लेते हैं स्टेटमेंट।
प्रारंभ में इसका निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था। ये कथन आपका सही है कि प्रारंभ में इसका निर्माण जो है सैनिक छावनी के रूप में किया गया था, ये सही है। अब 2 नंबर बोल रहा है स्टेटमेंट कि सर्वप्रथम उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। उदयन जो शासक था वो हरेक वंश का था, इसने पहली बार अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्रा को बनाया था। ये भी कथन जो आपका सही है, 1, 2 सही है। 3 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इसकी भौगोलिक और व्यापारिक महत्ता थी। यह भी कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों कथन सही है पाटलिपुत्रा के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है। खराज जो है मध्यकालीन भारत से संबंधित है, इसका संबंध जो है किस प्रकार के कर से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भू राजस्व कर था। खराज जो था ये आपका भू राजस्व कर था, और खराज जो कर है वो आपका गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला भू राजस्व कर था, और मुस्लिमों से लिए जाने वाला भू राजस्व कर था उसे उस्र कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जो महाजनपद है वो स्थित था। आपको बताना है कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद था वो आपका किस राज्य में स्थित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य महाजनपद जो है आपका राजस्थान में स्थित था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको मिलान करने के लिए दिया गया है और मिलान करके बताना है कि कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है सही है। तो देखिए मिलान कर लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल में द्वैध शासन का जनक कहा था इसे, 4 नंबर इसका हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में द्वैध शासन किया था, और लॉर्ड वेलेजली जो है आपका सहायक संधि किया था, और लॉर्ड डलहौजी जो है राज्य विलय नीति, और लॉर्ड कर्जन जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लेकर आया था। तो इसको मिलान करने पर आपका आ रहा है 4, 1, 3, 2। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है। आपको बताना है कि किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया को जो है आपको महबूब ए इलाही कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था, किसके कारण किया था। आपको बताना है कि जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण जो है किसके कारण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा एवं नागासाकी पर बम गिराने के कारण जो है जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि 1926 में गठित रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता किसने किया था। 1926 में जो है रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर का गठन किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिनलिथगो जो है 1926 में गठित रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूचियों को नीचे दिए कूट का सही उत्तर की पहचान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। समाचार दर्पण जो है आपका जेसी मार्समैन का है, और मिरातुल अखबार जो है आपका राजा राम मोहन राय का है, और केसरी जो है आपका बाल गंगाधर तिलक का है, और यंग इंडिया जो है आपका महात्मा गांधी का है। तो आपको मिलान करने पर आ रहा है 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 है जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, 4, 1, 2, 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताना। आपको 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसका सही क्रम बताना है कि पहले कहाँ पर हुआ था, उसके बाद कहाँ पर था, आपको बताना है। देखिए बताए, बैरकपुर में सबसे पहले हुआ था, 1 नंबर पर बैरकपुर हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई को, और उसके बाद जो है आपका दिल्ली में हुआ था 12 तारीख को हुआ था, और उसके बाद जो है आपका एक झांसी जो है सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है, तो इसको मिलान करने पर आ रहा है कि 4, 2, 3, 1। 4, 2, 3, 1 जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4, 2, 3, 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बोले कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटना हुई। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें सबसे अंत में जो है कौन सी घटना हुई है। तो देखिए चलिए देख लेते हैं सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो है आपका 1919 में हुआ है, और दिसंबर में जो है 1919 में आपका यह अधिवेशन होता था। और रॉलेट एक्ट अधिनियम जो आया था आपका वो कब आया था, तो 17 मार्च या 18 मार्च जो है आपका 19 में आया था, 1919 में आया था। ठीक है, और जालियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है आपका वो 13 अप्रैल 1919 को होता है, 13 अप्रैल को होता है, और रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था आपका 6 अप्रैल को हुआ था। ये सभी जो है आपका 1919 में हुआ था, लेकिन डेट वाइज आपको पूछ रहे सबसे अंत में। तो अब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन है, मतलब अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आमतौर पर दिसंबर में ही होता था।
ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था। आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का जो है समर्थन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि पंचशील के सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है। आपको बताना है पंचशील के सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुट निरपेक्षता जो है आपका पंचशील के सिद्धांत में शामिल नहीं है। यानी कि जो बाकी 3 हैं ये शामिल है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व शामिल है, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और संप्रभुता का परस्पर सम्मान करना भी आपका शामिल है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप भी करना ये भी शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी जो फाल्गु नदी है वो जो है किन 2 नदियों के संगम से बनती है। फाल्गु नदी जो है बिहार में बहती है। आपको बताना है कि कौन से 2 नदियों के मिलने से जो है फाल्गु नदी का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहना और लीलाजन जो है इन दोनों नदियों के मिलने से फाल्गु नदी का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहे हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना था। आपको बताना है कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार बिहार में जो है महिला साक्षरता दर कितना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 51.50% है। 51.5% जो है आपका बिहार में महिला साक्षरता दर थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बोले कि ग्रीन पीस क्या है। आपको बताना है कि ग्रीन पीस क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये जो है गैर सरकारी संगठन है ग्रीन पीस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि स्वस्थान यानी कि इन सिटू जो है क्या है। आपको बताना है कि स्वस्थान यानी कि इन सिटू जो है क्या है। तो इन सिटू जो है आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वनस्पतियों या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में करना। अगर वनस्पति और जंतुओं का उनके संरक्षण जो है उनके मूल प्राकृतिक आवास में कर रहे हैं तो आपको इन सिटू इसका राइट आंसर होगा। अगर वही जो है वनस्पतियों और जंतुओं के उसके प्राकृतिक आवास क्षेत्र से अलग करके कहीं पर उसका संरक्षण करना है तो उसे आपको एक्स सिटू कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थितियों में ज्वार भाटा आता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में जो है ज्वार भाटा आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधे रेखा में होते हैं तब आपका ज्वार और भाटा आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भूपर्पटी का प्रमुख तत्व है। भूपर्पटी का जो है प्रमुख तत्व कौन सा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन जो है भूपर्पटी का प्रमुख तत्व है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। 46.6% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है भूपर्पटी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है कि भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा देती है। भारत की किस नदी का जो है प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है, उसके प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में जो है आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो एक तरफ देखिए सूची 1 में महासागरीय धारा दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है महासागर, मतलब किस महासागर में जो है महासागरीय धारा बहती है। तो देख लीजिए, मिलान कर लेते हैं। लेब्राडोर की धारा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है और ब्राज़ील की धारा जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है और किरोसियो की धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है और अगुल्हास की धारा जो है दक्षिणी हिंद महासागर में बहती है। आपका मिलान करने पर आ रहा है 4, 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4, 1, 2, 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। आपको बताना है कि कौन सा प्रदेश जो है मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल घाटी जो है आपका मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि हिमालय के कौन से भाग में दून एवं द्वार पाए जाते हैं। हिमालय के कौन से भाग में आपको बताना है कि दून और द्वार पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य जो है दून और द्वार पाए जाते हैं, जैसे कि देहरादून, वैसे ही द्वार में हरिद्वार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है गलत है। देखिए, बांदीपुर वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र जो है कर्नाटक में है, ये सही है। पाखल जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, कथन गलत है। पाखल जो है आपका तेलंगाना में है। ठीक है,
तेलंगाना में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाखल जो है गलत है। शिकारी देवी जो है हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है, और दासीग्राम जो जम्मू कश्मीर में सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 बोले हैं कि भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कौन है। भारत में जो है 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य में आपको बताना है कि क्रम से सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, उसके बाद कहाँ कम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में जो है चीनी सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 बोले कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण किन किन तत्वों की प्रचुरता होती है। आपको बताना है कि जो नीफे है पृथ्वी की आंतरिक परत, उसमें किन किन तत्वों की प्रचुरता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकेल और फेरस, इसकी जो है प्रचुरता नीफे में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया जाता है। चंदूबी महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में जो है आपका चंदूबी महोत्सव मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना जो है आपका किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो कि 1985 से लेकर 1990 तक योजना चली थी। इसी में जो है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है कि देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है। देशों के समूह के साथ अगर व्यापार करार करते हैं तो इसकी औपचारिक पद्धति क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेडिंग ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत यानी कि FRP की निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। गन्ने की जो उचित एवं लाभप्रद कीमत है FRP, इसको कौन अनुमोदित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति करता है। आर्थिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति जो है गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत FRP इसको निर्धारित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। मतलब सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP में किसको लेकर आपको अंतर है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के लेकर जो है इन दोनों में अंतर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है कि नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। कैसे समझाया जा सकता है। नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को जो है कैसे समझाया जा सकता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमा राशि का अंश जो RBI के पास रखते हैं। बैंक जो है जमा राशि के रूप में RBI के पास जो रखते हैं उसे ही कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय की जब गणना कर रहे हैं तो इनमें से किसको जो है आपको शामिल करना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौकीदार की आय जो है आपको शामिल करना होगा। और गृहिणी की सेवाएं नहीं शामिल करते हैं, पेंशन भी नहीं शामिल करते हैं, लेकिन चौकीदार की आय जो है आपको शामिल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है। देखिए जॉन रस्किन जो है अनटू द लास्ट, ये जॉन रस्किन जो है ये आपका सही है। और जीवोवात्री स्टोररी डेमोक्रेट्स थ्योरी लिखे हैं, ये भी कथन जो है आपका सही है। और S जयशंकर जो है द इंडिया वे, ये भी कथन सही है कि द इंडिया वे पुस्तक के लेखक हैं S चंद्रशेखर। और जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक लिखे हैं, ये कथन गलत है। व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जो है राम मनोहर लोहिया हैं, तो ये आपका कथन जो है गलत हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से जो है रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध है भरतनाट्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहे हैं कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थित है। जो गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी में स्थित है यानी कि असम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 में दिवस दिया गया है और एक तरफ जो है घटना या अवसर दिया है। चलिए मिलान कर लेते हैं। तो देखिए 18 अप्रैल जो है 18 अप्रैल को जो है आपका विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को जो है आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और 5 दिसंबर जो है मिट्टी दिवस मनाया जाता है। तो मिलान करने पर आपको आ रहा है कि 2 4 1 3 2 4 1 3 जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है कि मलावी गणराज्य की राजधानी कहाँ है।
मलावी जो गणराज्य है उसकी राजधानी आपको बताना है कि कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिलोंगवे। मलावी गणराज्य की राजधानी है लिलोंगवे। और पोर्टोनोवा जो है ये आपका बेनिन की राजधानी है, बेनिन देश की राजधानी है पोर्टोनोवा। और त्रिपोली जो है आपका लीबिया देश की राजधानी है त्रिपोली। और मोगादिशु जो है सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है कि बिहार सरकार की जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी कितनी है। आपको बताना है कि बिहार सरकार ने जो जातिगत आधारित जनगणना कराई है इसके अनुसार जो है बिहार राज्य की राजधानी जनगणना कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13,07,25,310 जो है बिहार राज्य की जनसंख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर सबसे कम अंकित की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर जो है सबसे कम अंकित की गई है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली में जो है साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कि राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है, कौन सी क्रिया है आपको बताना है कि राम खेल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राम खेल रहा है, यह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जो जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है या जो क्रिया प्रश्न करने पर उत्तर नहीं देता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। इत्यादि का जो है संधि विच्छेद आपको करके बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इति जोड़ आदि जो है इसका सही संधि विच्छेद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है कि भागीरथ प्रयास मुहावरे का अर्थ क्या है। भागीरथ प्रयास करना मुहावरे का जो है अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कठिन तपस्या करना। भागीरथ प्रयास करना मुहावरे का अर्थ है कठिन तपस्या करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको इंग्लिश दिया गया है, चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड साई। साई वर्ड का जो है आपको साइनोनिम्स बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोय। कोय जो है आपका साई का साइनो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में भी आपका इंग्लिश दिया है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अ न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग द सफिक्स सन। आपको बताना है कि किस वर्ड में आपको ये जो सफिक्स है वो आपका सन ऐड करने पर जो है आपका नए वर्ड का निर्माण हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कलेक्ट में जो है सन जोड़ेंगे तो कलेक्शन, नए वर्ड का निर्माण हो जा रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 95। ये जो है आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी बल्लेबाज के 12 पारियों में एक निश्चित औसत है, 13वीं पारी में जो है 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो आपको बताना है कि 13वीं पारी के बाद जो है उसका औसत क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36 होगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग के बिहार दरोगा के पीटी में जो है आप लोग का 5 से 6 क्वेश्चन जो है मैथ का रहता है और 2 क्वेश्चन जो है आपका हिंदी और इंग्लिश से रहता है, तो आप लोग इसको भी लेकर साथ साथ चलिएगा। और यही जो है मैथ मेंस में जो है आपका 24 से 25 तक पहुंच जाता है, तो आप लोग मैथ पर भी ध्यान दीजिएगा, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तद अनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष में जो है आपका 9 गुनी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 में आपका रीजनिंग दिया हुआ है और लुप्त संख्या आपको बताना है कि वाट के स्थान पर जो यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 342 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के मध्य स्थिति क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 50.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है कि एक व्यक्ति 5 घंटे काम करते हुए 9 दिनों में 15 पेड़ों काट सकता है, तो वह व्यक्ति कितने दिनों में 8 घंटे काम करके 40 पेड़ों को काट सकता है, तो इसका राइट आंसर सॉल्व करने पाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 15 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है कि 45 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 3:2 का अनुपात है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात जो है 9:11 हो जाए, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 लीटर जो है पानी मिलाने पर आपका अनुपात जो है 9:11 हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ जो है आपका सेट नंबर 9 जो है आपका समाप्त हो चुका है और आप लोग का स्कोर जो है इस 9 नंबर सेट में कितना रहा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ रही होगी तो आपको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 10 के साथ।